एक नारा दिया कि इस पार वालों सुन लो, उस पार वालों सुन लो, जमीनों से मोहब्बत करने वालों सुन लो, कम से कम आज इंसानों से भी मोहब्बत करना सीख लो। गोली में कश्मीरी मर रहा है, गोली उधर की चले या गोली इधर की चले, मरता मेरा कश्मीरी है। जब भी कुछ होता है जेल में मेरा कश्मीरी जाता है, कोई दिल्ली वाला इस्लामाबाद वाला नहीं। खराब हो गए हैं चलते चलते गुज़िश्ता 2 साल से लगातार। कैसे ये गुजारा करते हैं? कांटे हैं यहाँ पे, तो ऐसे कांटे कितने चुभते होंगे? बहुत ज्यादा है। मेरी मम्मी निकालती है घर में जब मैं जाता जूते नहीं पहन रहा है, जिसने अपने जूते उतारे हैं, जो नंगे पांव चल रहा है। ये मेरे पाँव में कांच लगा हुआ है, किट ये कांच लगा हुआ है और ये पूरे जैसे कचरा है, ये कचरा है। तो ये सारे अभी ये जितने ब्लैक है ना, ये सारे कांटे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज इस वक्त फरवरी का महीना चल रहा है और चिले कलान हाल ही में रुखसत कर गया। सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नाज़र मोहतरम, क्या इन सर्दियों के बावजूद आपने कभी ज़हमत की कि आप अपने घर से बिना फिरन के या गर्म मलबूसात के ये गुजारा कर सकते हैं, या अपने घर से बाहर गर्म मलबूसात लिए बिना, गर्मी के इंतज़ामात के बिना आप रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शदीद सर्दी कश्मीर में माइनस के बावजूद हम हमेशा अपने आप को सही तरीके से रखने के लिए गर्मी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन इस शदीद सर्दी के बावजूद कहीं हम भूल तो नहीं रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 साल से लगातार जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला एक शहरी जो जूते नहीं पहन रहा है, जिसने अपने जूते उतारे हैं, जो नंगे पांव चल रहा है। जी हां, आप मेरे अल्फाज सही से सुन रहे हैं। वकार एच भट्टी, जो गुज़िश्ता 2 साल से लगातार जूते नहीं पहन रहे हैं। वजह क्या है? आखिरकार वकार एच भट्टी जूते क्यों नहीं पहन रहे? उन्हें अपने जूते क्यों उतारे हैं शदीद सर्दी के बावजूद? मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा वकार एच भट्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया वकार। थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप वकार एच भट्टी की हालत देखिए, इनके पैरों की हालत देखिए। मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि ऑलमोस्ट इनके पैर जो है बड़े ख़राब हो गए हैं चलते चलते गुज़िश्ता 2 साल से लगातार। कैसे ये गुजारा करते हैं, कैसे आखिरकार चल पा रहे हैं, कैसे ये मैनेज करते हैं इतनी शदीद सर्दी के बावजूद? वकार एच भट्टी जूते क्यों नहीं पहन रहे हैं, वकार एच भट्टी ने जूते क्यों उतारे हैं, ये शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वकार एच भट्टी के जो पाँव है, जो पैर है, ऑलमोस्ट बड़े छाले पड़ गए हैं और यकीनन कांटे चुभते हैं, कांच चुभते हैं, लेकिन सब कुछ सह लेते हैं वकार एच भट्टी, सब कुछ सह लेते हैं। और इस शेर का ताल्लुक जो दहाड़ता है पीर पंजाल एरिया रजौरी से है। वकार एच भट्टी, जिसको आप बखूबी जानते होंगे, कोई इंट्रोडक्शन में नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इस दहाड़ने वाले शेर का ताल्लुक पीर पंजाल से है। वकार एच भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शाहिद भाई। और पीर पंजाल का नहीं, हम जम्मू कश्मीर के बेटे हैं, आप भी हो, हम सब जम्मू कश्मीर के बेटे हैं। और जहाँ तक आपने मेरे शूज़ ना पहनने की बात कही और बड़े इमोशन तरीके से आपने इसको आवाम को बताने की कोशिश की है। अरे भाई देखिए, इमोशंस हैं भी, बहुत सारे इमोशंस इसके साथ जुड़े हैं मेरे भाई। मतलब गुज़िश्ता 2 साल से आप लगातार बिना फुटवेयर के, तो ये यकीनन पूछा जाना चाहिए कि वकार एच भट्टी कैसे बर्दाश्त, तड़प होगी आपके, यकीनन सर्दी, शदीद सर्दी, और आपके जो पैर है यकीनन एक ऐसी तकलीफ से गुजर रहे होंगे आप। तो क्यों है ये तड़प कम है उस तड़प से जिसके बच्चे आज सर्दी के मौसम में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली की जेलों में बंद हैं, जम्मू में बंद हैं, श्रीनगर कश्मीर की ठंडी जेलों में उन सलाखों के अंदर हैं।
ان کی ماؤں کے سینوں میں جو درد ہے نا وہ اس سے یہ جو درد ہے یہ بہت کم ہے. اس ماں کا درد بہت ہوتا ہے کیونکہ جب میں خود جیل میں رہتا تھا تو میں ماں کو فون کرتا تھا جب تو ماں مجھے سب سے پہلے ایک ہی سوال کرتی تھی, تجھے ٹھنڈ تو نہیں لگی, تجھے گرمی تو نہیں لگی, تو نے کھانے اچھے سے کھایا نہیں کھایا. ٹھیک ہے, ہم مسکرا کے پھر بات کر لیتے تھے کہ کیونکہ ہم اندر 10-20 لوگ رہتے, نہیں ممی ٹھیک ہے سب اچھا ہے. لیکن وہ جو ہماری ماں, ہمارا باپ, ہمارے اپنے ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہوتے ہیں, وہ ایک ایک دن اپنے باپ بچے اپنے باپ کا, ماں اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہے کہ ہمارا بیٹا, ہمارا باپ کب ہمارے بیچ ہمارے گھر میں ہوگا. اور جو جیل کی تنہائی ہوتی ہے, جو سیل کی تنہائی ہوتی ہے, اس تنہائی میں جب ایک رات کو گزارتا ہے نا, یہاں تو بہت لوگ ہیں ایسے جو کسی پہ مذاق بنا لیتے ہیں, کسی کو ڈرامہ باز کہہ دیتے ہیں, کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں بھائی جیل میں گیا تو کون سی بڑی بات کر دی ہے. تو میں ایسے لوگوں کو بھی ضرور کہوں گا کہ آپ ایک دن صرف 24 گھنٹے کے لیے آپ اپنا سیل فون بند کر دیجئے, اپنے کمرے کو بند کر دیجئے گا, اچھا کھانا مت کھائیے گا, کپڑا اوپر اچھی رضائی کمبل اپنے جسم پہ مت ڈالیے گا. 24 گھنٹے کے لیے اپنے گھر میں بنا کسی سے ملے اس تنہائی میں جی کے دکھائیے کہ اس گھر کی ایک 24 گھنٹے کی تنہائی اور 1 سال 2 سال 6 مہینے 8 مہینے 5 سال کی جیل کی جو تنہائی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وقار ایچ بھٹی جو کر رہا ہے, جو وہ فیل کرتا ہے ان ماؤں کا درد, ان بچوں کا درد جو اس ٹائم جیل میں ہیں. آپ دیکھیے جب گرمی ہوتی ہے تو 47-48 ٹمپریچر راجستھان میں, اتر پردیش میں, جموں میں جیلوں میں بچے ہوتے ہیں. اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو -15 میں کشمیر میں بچے جیلوں میں رہتے ہیں, جموں میں رہتے ہیں. تو آپ سوچیں گے کہ اندر کیا ملتا ہے, کیا اندر آپ کو کیا ایئر کنڈیشن جیل ملتی ہے جو فاروق عبداللہ کو ملی, یا مفتی کو ملتی ہے, یا باقی VIPs کو ملتی ہے؟ کیا وہ جیلیں ملتی ہیں؟ نہیں, وہ جیلیں نہیں ملتی ہیں. وہاں وہ جیل ہوتی ہے جس جیل میں آپ کو صبح 6 بجے اٹھنا پڑتا ہے. سپرڈنٹ کا آرڈر ہے کہ بھائی آپ 6 بجے اٹھیں گے, آپ چاہے کوئی بھی ہوں, آپ کو 6 بجے اٹھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے وقار بھائی کہ چلتے چلتے ہم بات کریں گے, بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی آپ کو اس وقت. تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں تو پھر میں جیل کی طرف سوچتا ہوں تو مجھے یہ تکلیف کم ہو جاتی ہے. وہ تکلیف بڑی لگتی ہے, وہ بہت بڑی لگتی ہے, جیل کی تکلیف بہت بڑی ہے. اور میں اسی چیز کے خلاف, اسی انجسٹس کے خلاف ایک لڑائی لڑ رہا ہوں. بھارت سرکار جو کر رہی ہے جموں کشمیر میں, اور خاص کر ہیومن رائٹ وائلیشن بہت تیزی کے ساتھ جموں کشمیر میں ہو رہی ہے. اور خاص میں اس میں جو پیس رہے ہیں وہ UAPA قانون لگا کے, سیڈیشن لگا کے بچوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اور وہ سال 6 مہینے 2 4 سال وہ انڈر ٹرائل اندر رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو 2 سال سے ٹرائل بھی نہیں ان کا ہو رہا. کبھی 370 کا ایشو بن جاتا ہے, کبھی کووڈ کا ایشو بن جاتا ہے, عدالتیں کام نہیں کر رہی. تو اسپیسیفکلی آپ کا ماننا ہے کہ جو پروٹیسٹ آپ ایز بیئر فٹ کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے؟ اس کا مقصد 3 ہے میرے. ایک مقصد ہے کہ میرے بچے جتنے بھی ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں جو جیلوں میں ہیں, ان کو آپ ریلیز کریں. ان کے اوپر ایک ایسی پالیسی بنائے سرکار کہ ان کو جن لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں اور جو بے گناہ ہیں ان سب کو باہر کیا جائے, جن کو اپنے سیاسی اندر رکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا ہمارا یہ بھی مدعا ہے کہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں, جو پولیٹیکل لیڈر ہیں, جس میں آسیہ اندرابی بہن ہو گئی, یاسین ملک صاحب ہیں, انجینئر رشید ہیں, کیونکہ یہ سیاست پولیٹیکس میں ہیں, یہ پولیٹیشین ہیں, یہ کوئی گن اٹھانے والے لوگ نہیں, یا انہوں نے کوئی گن نہیں اٹھائی ہوئی, یہ پولیٹیکل پرزنر. ہاں, یہ بات رکھتے ہیں. اب سرکار کا کیا کرنا ہے کہ سرکار ان کو کم سے کم, آپ نے کہاں رکھا ان کو, آپ نے رکھا دلی میں, کسی کو UP میں رکھا. تو کیا جموں کشمیر میں جیلیں جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں؟ کیا جموں کشمیر کی جیلوں کے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ کیا جموں کشمیر کے جو سپرڈنٹ جیل کے ہیں کیا ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں ہمارے جو, چاہے وہ نوجوان ہو, چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کو جموں کشمیر کی جیلوں میں آپ رکھتے؟ ٹھیک ہے, آپ بعد میں چھوڑیے. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ آج ہی چھوڑ دیں, آپ تب تک پالیسی بنائیے, لیکن اس سے پہلے آپ ان کو جموں کشمیر کی جیلوں میں لائیے. کیونکہ ایک فیملی سفر کرتی ہے اور ایک پریوار سفر کرتا ہے, وہ دلی نہیں جا سکتا. آج کووڈ کا زمانہ ہے بھائی, کووڈ بہت دیری سے انفیکشن پھیلتا ہے, جس کی وجہ سے پابندیاں ہوتی ہیں, ہم جا نہیں سکتے, لاک ڈاؤن ہوتا ہے. میں سمجھ گیا. چیز میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جیلوں میں لانا, کم سے کم پریوار جا کے اپنے پریوار والوں کو جیلوں میں مل سکے ایک دوسرے سے. اور دوسرا یہ ہے میرا, خیال رکھیں یہ کانٹے ہیں یہاں پہ.
जी दूसरा तो ऐसे कांटे कितने चुभते होंगे? बहुत ज़्यादा है। मेरी मम्मी निकालती है घर में, जब मैं जाता हूँ घर में तो मेरी माँ बुज़ुर्ग है, तो बच्चियाँ भी हैं, भाइयों की बेटियाँ भी हैं और कभी भाभी भी होती है, तो जिसके पास बैठ जाता हूँ तो उनको बोलता हूँ सुई पकड़ें और मेरे कांटे निकालें। फिर पाँव भी, हाँ पाँव भी मम्मी भी धोती हैं। कभी कभी मुझे मतलब इतना अजीब लगता है और मैं लड़ाई करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, मम्मी क्या कर रहे हो, मुझे जहन्नम देर हो गया मेरे लिए, क्योंकि माँ तो नहीं लगा सकती ना बच्चे के, लेकिन माँ होती है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि मेरे बच्चे के पाँव में कांच लग गया। बिल्कुल, एक मिनट आप बैठें इस चेयर पे, मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा आपके पैरों के हवाले से, थोड़ा सा बैठें आप, ये दिखाएं हमारे कि आप के पैर जो है कितने कांटे। ये मेरे पाँव में कांच लगा हुआ है किट, ये कांच लगा हुआ है और ये पूरे जैसे कचरा है, थोड़ा सा इसको, ये कचरा है, तो ये सारे अब ये जितने ब्लैक है ना, ये सारे कांटे हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि घर में जाऊँगा तो मम्मी या निकालेंगी या भाभी या कोई बच्चा होगा तो वो निकालेगा, क्योंकि ये यहाँ ये पूरे कट लगे, उतरा हुआ है, स्किन उतरी हुई है सारी। कितना टाइम हो गया आपको? ये मुझे अब 2 साल हो गए तकरीबन, 2 साल जेल के बाद आया था तो ये उतार के आया था। नहीं इलाज नहीं, बस रात को गर्म पानी लगा के सरसों का तेल लगा देता हूँ, तो कभी लगाना है कभी नहीं लगाना। बट जब घर में होता हूँ तो थोड़े फैमिली वाले क्या करते हैं, ख़ासकर मम्मी, मैंने बोला ना मम्मी है, और कहते हैं माँ होती है और माँ का दर्द तो कोई नहीं समझ सकता अपने बच्चे के लिए, तो माँ मेरी मान लो वही सब कुछ, सेवा भी इस चीज़ में वही करते हैं। तो बाकी चलो, बड़ा दर्द भरा सफ़र है, बड़ा दर्द भरा सफ़र है। मैंने आपको पहले ही भी बोला ना शाहिद भाई कि वो दर्द बहुत कम, ये दर्द बहुत कम है उस दर्द से, जिस दर्द में हमारे माँ पुलवामा की, शोपियान की, अनंतनाग की, सोपोर की, कुपवाड़ा की, श्रीनगर की, जिसका बच्चा जेल में है, उसके माँ का दर्द अगर आप जाके पूछेंगे ना तो इस दर्द से बहुत ज़्यादा वो बोलते ही वो रोने लग जाएगी। मैं अभी आपको बता दूंगा, आगरा में क्रिकेट मैच हुआ, पाकिस्तान इंडिया के बीच क्रिकेट मैच हुआ, उसमें 3 बच्चे आगरा में जिनके ऊपर देशद्रोह लगा, सेडिशन लगा, जो जेल में हैं। मैं उनकी फैमिली के साथ बात करता हूँ। उनकी एक बहन है, जो अब नाम उसका तो नहीं बताना चाहिए मुझे, तो बहन है हमारी, वो मुझे रोज़ फ़ोन करती है, उसका भाई भी जेल में है, और वो बच्चा जो जेल में है वो टॉप पे आता था आगरा यूनिवर्सिटी से, आज वो बच्चा जेल में है। और वो जो माँ बाप है मज़दूर हैं बेचारे, उन्होंने क्या किया, वकील करने के लिए, यहाँ तो पॉलिटिशियन बड़ी बड़ी बातें करते थे, जी हम करेंगे, हम बच्चों को लेके आएंगे, जब तक 2-4 दिन वो मीडिया पे कवरेज मिलती रही तब तक पॉलिटिशियन भी उछल के बाहर आते रहे। बट उसके बाद जो वकील किया वो फैमिली ने खुद किया। तीनों जो बेटे हैं, जो तीनों जो जेल में हैं, वहाँ तीनों मजदूर उनके फादर मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके ही बच्चों को एजुकेशन अच्छी दिलवाने की बेचारे कोशिश कर रहे थे। आज तीनों जेलों में हैं। एक ने गाय बेच दी, उसके पास ज़मीन नहीं थी, एक गाय थी बेचारों के पास, उन्होंने रखा था अपने दूध के लिए, उन्होंने वो बेच दी बेल के लिए, वकील को पैसे देने के लिए। दूसरे ने ज़मीन बेच दी, तीसरे ने हदार उठाया हुआ 50,000 रुपया। अभी सुबह के टाइम मुझे लड़की फ़ोन कर रही है, एक जो बच्चा हमारा जेल में, उसकी बहन फ़ोन कर रही है, अब वकार भाई वकील पैसे और मांग रहा है, वो कह रहा है वो जो आपने 1,20,000 दिया था तीनों ने, वो आप ख़त्म हो गए, अगर आगे आपको केस को देखना चाहते हो कि मैं केस आगे लड़ूं आपको या केस देखूं, तो उसके लिए आप 1,00,000 रुपया और मुझे ट्रांसफ़र करो। फिर मैंने उसको बोला कोई ट्रांसफ़र नहीं करना, हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे कैसे इसको हैंडल किया जाता है, हम बात करेंगे, क्योंकि पहले जब तक बच्चे बेल करके वो बाहर नहीं आएंगे, जेल से नहीं, तब तक हम कोई पैसा वकील को नहीं देंगे। तो ऐसे हालात हैं, सोचें उन घरों के ऊपर कैसी परेशानी। ऐसे मैंने 3 घरों की ये बताई है, ऐसे हज़ारों घरों की ये स्टोरी है जिन घरों में रात का खाना भी, शायद 3 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता होगा, तो उनके बच्चे जेलों में हैं। अच्छा, जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, किसी के 6 बच्चे थे, उसका बाप इस दुनिया से चला गया, कोई नहीं देख रहा उनके बच्चों की तरफ कि उनके बच्चे कैसे वक्त पास कर रहे हैं। जिनके बेटे थे, एक ही बेटा था, तो आपको लग रहा है वकार भाई, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, आपको लग रहा है कि ये आप समझ रहे हैं कि ये एज ए प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और ख़ुद को भी मोटिवेट करता हूँ इससे मैं मोटिवेट क्या करता हूँ कि आप सोचिए शाहिद भाई, मुझे आप काफ़ी सालों से जानते हैं, 2008 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, एक्टिविज़म स्टार्ट किया था, आज 14 साल होने लगे हैं। 14 सालों में मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गया, ना ऐसे लोगों के साथ मिला, मैं एक्टिविज़म करता रहा। उसमें आज मेरे पे हदार है लोगों के पैसे देने, क्योंकि खुद 2-3 बार जेलों में रहा हूँ, क्योंकि पैसे तो आप तो किसी से ले नहीं रहे हो, आपको क्या होता है छोटा मोटा कहीं बिजनेस। आप बोल रहे हैं आप पे कर्जा है?
बहुत ज़्यादा 5 से 6 लाख रुपये कर्जा है, और कभी कभी तो डर लगता है, क्या पता कौन फेसबुक में अपडेट कर देगा। तो लगता है सर लगता है ना, डर इसलिए लगता है कि जब तक वो कहते हैं ना कि आप कब्र से पहले जो आपने कर्जा देना है किसी का हदार देना, तो वो ख़त्म करके जाएंगे। मुझे ये ज़्यादा डर है, ये नहीं कि वो फेसबुक पे लिख लेंगे तो मेरा नाम, उससे मुझे डर नहीं लगता। मुझे ये डर लगता है कहीं मैं मर गया तो उनका कर्जा लेके मैं मर गया तो मैं आगे अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा। तो मैं हिसाब के लिए डरता हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि वो बेहतर होगा और जल्दी ख़त्म ही हो जाएगा इंशाल्लाह, वो मदद अल्लाह करने वाला है। तो मैं वो कहता हूँ कि हदार लेना पड़ता है। जब हम जेलों में जाते हैं ना, तब हमारे माँ बाप को क्या करना है, हदार लेना, अपने बच्चे को बाहर लाना है। क्योंकि अब जैसे मैं 3 बार जेल गया, तो 3 बार मेरे साथ पीछे कोई अगर फिरता रहा, मेरे भाई मेरे माँ बाप फिरते रहे मुझे बाहर निकालने के लिए। कोई और तो नहीं गया ना, तो कौन पैसा खर्चे करा, माँ बाप ही खर्चेंगे बेचारे। चाहे ज़मीन बेचेंगे, अगर ज़मीन नहीं होगी तो हदार उठाएंगे। तो हदार तो फिर मुझे मकाना, माँ बाप को तो नहीं बेचारों को मकाना, तो 80 साल 70 साल के बुजुर्ग है। ऐसे ही परिवारों की स्टोरियाँ हैं, सब परिवारों की स्टोरियाँ हैं। और जो जम्मू कश्मीर में आज मोबाइल लेके रात को एक दूसरे को ड्रामाबाज कहते हैं, उनके बारे में गलत चीज़ें लिखते हैं, मैं उन लोगों को सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बार वो ज़िंदगी जी के देखो, कितना मज़ा। अगर आपको लगता है कि वक़ार एच भट्टी जो जी रहा है इसमें बहुत मज़ा है, मेरे साथ वो आदमी जो मेरे ख़िलाफ़ लिख रहा है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है या वो आम इंसान है, मैं उसको गुजारिश करूंगा कि एक रात मेरे साथ, 2 दिन मेरे साथ हो, 24 घंटे। वकार भाई अपना ख्याल रखें, क्योंकि हाँ 24 घंटे वो मेरे साथ जी के दिखाए। कितने? मैं सिर्फ 24 घंटे चैलेंज करता हूँ। जो मेरे खिलाफ लिखता है या उसको लगता है कि वकार एच भट्टी पब्लिसिटी करता है, तो 24 घंटे मेरे साथ चल के देखे कि उसको पता चलेगा कि वकार एच भट्टी किन मुश्किलातों से निकल के आता है और फिर अपने जम्मू कश्मीर की बात भी रखता है, लड़ता भी है और साथ में आवाज़ भी उठाता है और हर वो मुश्किल कोशिश करता है, हर उस इंसान तक पहुंचने की जो इंसान मुसीबत में है, जो परेशानी में है। तो मैं हर जगह पहुंचने की भी कोशिश करता हूं। तो आप जैसे भाई भी हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जो अच्छे लोग हैं, शायद भाई आप हैं या बाकी जो और नौजवान हमारे आ रहे हैं अच्छे जर्नलिस्ट, उनकी भी एक ड्यूटी बनती है कि जब कोई ऐसा एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो, ये पीसफुल है, इसमें ना मेरी जान को खतरा है। इसका मतलब है कि इससे समाज में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को आप मुश्किलात में नहीं डाल रहे हैं, आप सिर्फ एक माँ का प्रोटेस्ट। मुझे एक बात बताइए, मैं काफ़ी 2-3 महीने पहले की बात है, मुझे रजौरी से फ़ोन आता, अपने डिस्ट्रिक्ट में था मैं, तो मुझे वहाँ से फ़ोन आता है हेडक्वार्टर DSP का, और मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आप एक काम करें, आप शूज़ क्यों नहीं पहनते, आप शूज़ पहने, और आपकी मीडिया क्लिप एक देखी थी जिसमें आप शूज़ नहीं पहनते और आप कोई कैंपेन, कोई आंदोलन चला रहे हैं। तो मैंने आगे से मजाक में ही बोला, मजाक में सीरियस थी बात वो, तो मैंने आगे से उस DSP को बोला, मैं सर अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो इसके ऊपर एक्ट कौन सा लगता है, कौन सी धारा ही लगती है, कोई अगर ऐसी धाराएं हैं तो लगा सकते हो। सडिशन तो लगते रहते हैं ना मेरे पे, अगर जूता ना पहनने पे, शूज़ ना पहनने के ऊपर आपके ऊपर कोई धारा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो उसने भी बोला इसके लिए तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं है। तो मैं बस सर ये मेरी चॉइस है, मैंने शूज़ उतारे हैं, मैं अपने जिस्म को, मैं अपने पाँव को नुकसान दे रहा हूँ, मैं किसी दूसरे को नुकसान नहीं दे रहा हूँ। आगे रही भारत सरकार की, वो हमारी बात को कितना सीरियस लेगी या नहीं लेगी, लेकिन हम ये काम करते रहेंगे जब तक यहाँ पीसफुल ज़िंदगी हमारे बच्चों को नहीं दोगे, जब तक हमारे बच्चों को जेलों से बाहर नहीं करोगे, जब तक UAPA PSA सेडिशन जैसे काले कानून आप वापस जम्मू कश्मीर से नहीं उठाओगे। ये मेरी डिमांडें हैं। बिल्कुल। तो वकार भाई ये बताएं मुझे कि जो आपने ये शूज़ उतारे हैं, लगभग 2 साल हो गए आज से, 2 साल, तो सीरियसली कभी आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, कभी लगा कि नहीं आज मुझे बहुत ज़्यादा दर्द? मैं अभी पिछले दिनों में असल में गुलमर्ग में था, तो मेरे साथ आदिल नज़ीर भी था। आदिल नज़ीर था, उनके 2-3-4 और दोस्त। बड़ा ये भी सुनने में आया, बड़ा ग्रुप बना रहे हैं आप, इरफान हफीज़ लोन, आदिल नज़ीर, साइम मुस्तफ़ा, वकार एच भट्टी, ये क्या, इसके पीछे क्या राज है? उसके बाद उस सवाल का जवाब दें आप। ठीक है, मैं बाद में दूंगा, पहले ये सुन लीजिए। तो हम टालना नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल टालता नहीं हूँ मैं, कभी इन चीज़ों के पीछे नहीं, इन चीज़ों से पीछे नहीं हटता। मैं भूल जाऊंगा इसे। हाँ, मैं गुलमर्ग में गया, पहले टंगमर्ग थे, फिर हम गुलमर्ग गए। तकरीबन रात के 6 का टाइम था, शाम थी, रात हो गई थी, शायद चिले कलां चल रहा है। तो हाँ चिले कलां में, काफ़ी से 15 दिन पहले। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो अब वहाँ से एक दोस्त ने बोला था हमें, उसने बुलाया था हमें गुलमर्ग में, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ ही रुकोगे, तो उसने दावत भी रखी थी कि भट्टी साहब को लेके आना। तो आदिल मुझे भी लेके गया। तो मैंने बोला आदिल को कि मैं गुलमर्ग में जाऊँगी तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरे लिए। उसने बोला चलो कोई बात नहीं है, वहाँ गाड़ी लेके जाएंगे, गाड़ी वहीं जाती है तो पास में, तो वहीं से अंदर जाना, तो अंदर हीटिंग शीटिंग का बंदोबस्त है। लेकिन अब जब हम गए तो आदिल भी वहाँ पहले नहीं गया था।
अब हम पहुँचे वहाँ गुलमर्ग आगे चौकी है, तो चौकी के साइड में हम गए, तो वहाँ से गाड़ी हमने रखाई वहाँ, और वहाँ से जब पता चला कि हमें जाना है तकरीबन यहाँ से 15 मिनट लगते हैं, 10 के 15 मिनट हाइट तक, तो वहाँ गाड़ी नहीं चढ़ पा रही थी, तो कोई और बंदोबस्त, क्योंकि रात हो गई थी तो और बंदोबस्त भी नहीं था और रास्ता भी नहीं था। तो अब वो भी चले, तो मैंने चलो अल्लाह का नाम लेते हैं और निकलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ और मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको बाद में वीडियो दिखाऊंगा। तो मैं जब उसके चल रहा हूँ तो मतलब मैं अब मेरा वेट भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे लीवर की बीमारी भी है, मतलब इन्फेक्शन है लीवर में, उसकी वजह से मुझे क्या होता है सांस बहुत जल्दी आ जाती है और शरीर भी भारी है थोड़ा, उस वजह से मुझे सांस आती है। तो मैंने क्या किया कि पैदल मार्च उनके साथ स्टार्ट किया। अब 5 मिनट हुए नहीं थे, मेरे पाँव से जान निकलने लग गई थी और मैं सोचा था करूँ क्या। मैंने ज़ोर से आवाज़ दिया था, यार जल्दी कर, कहाँ है। उसने बोला ये है सामने वाला, दिखाई दे रहा था। अब वो चीज़ जो दिखाई देती है ना, जैसे वो मान लो कि वो आपका निशाना है और आपने उसको छूना है और आगे कांटे हैं, कैसे जाओगे आगे। तो मतलब बम्प हैं या ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि जहां आपको क्रॉस करके उतना जाना। अब ऐसा लग रहा है मुझे, अब मैं सोच रहा हूँ जाऊँ क्या। अब मैं सोच रहा हूँ पीछे जाऊँगा तो वो ज़्यादा हो गया, इधर जाऊँगा तो जाऊँ कहाँ। तो ये बीच में आ गया। आदल मेरे से उतना दूर है और फिर मैं थोड़ा तेज़ हुआ, तेज़ होने लग गया और इतनी बर्फ़ मेरे घुटनों तक बर्फ़ आने लगी। और जैसे ही मैं पहुंचा उस जगह पर, किसी भी तरीके से जैसे ही पहुंचा, मैं आगे गया तो मैंने लड़कों को बोला, मैं यार एक काम करो, पहले अंदर हीटिंग है, अंदर है। मुझे हीटिंग की इतना बोलते ही मैं नीचे बैठा। बैठने के बाद ये टांगें मेरी दोनों काम नहीं कर रही थी। तो उसी टाइम आदिल ने क्या किया, कंबल डाला और साथ में आग जलाई पास में मेरे पाँव के। आग जलाई, उसने गर्म किए पाँव और तकरीबन जाके 10 मिनट के बाद मुझे ये लगा कि मेरे पास टांगे हैं, पाँव मेरे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग गया था उस दिन, मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि आज मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम भी है, लीवर की प्रॉब्लम भी है, मुझे हेल्थ इशू भी है। तो अब मैंने सोचा कि अब तो गया। तो मैं आदिल को बोल रहा था, यार एक बात तो अच्छी है कि चलो कुछ करके जाऊंगा मैं कम से कम अल्लाह का नाम लेते लेते आया हूँ आज पहली बार। वकार भाई बहुत बहुत अच्छा। सवाल मैंने पूछा था आपको, कौन सा ये अच्छा भूल गए आप। इरफान हफीज़ लोन, वकार एच भट्टी, साइम मुस्तफ़ा, आदिल नज़ीर, क्या रिश्ता है आप लोगों का और क्या कोई ग्रुप या प्रेशर ग्रुप आप बनाने जा रहे हैं? कम नाम लिए, बहुत बड़े नाम है। अच्छा, बहुत बड़े। ये तो 5 है और मैं मेरे जैसे वकार एच भट्टी के साथ वो आएगा, वकार एच भट्टी उसके साथ रहेगा जो जम्मू कश्मीर के लिए सोचेगा, जो जम्मू कश्मीर के बेनिफिट्स के बारे में सोचेगा, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए सोचेगा, जो खून रेजी के ख़िलाफ़ होगा, जो गोली के ख़िलाफ़ होगा, जो मसले कश्मीर के साथ होगा, जो इस कश्मीर में पीस देखना चाहता होगा। मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपने नाम लिए, चाहे क्या आप बनाना चाहते हैं कोई प्रेशर ग्रुप या कोई ऐसा? पहली बात तो मैं आपको आज भी क्लियर कर दूंगा शाहिद भाई, और इस क्लिप को ज़रूर रखिएगा। वकार एच भट्टी जो पॉलिटिकल पार्टियां इससे पहले सत्ता में रही हैं या नहीं भी रही या नहीं भी बनी, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं अपना ज़रूर बताऊंगा आपको, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कभी भी नहीं जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा। हाँ, जो आप बोले कि प्रेशर ग्रुप हो या एक मिल के हम साथी कुछ काम करेंगे, उसके ऊपर हम ज़रूर सोच रहे हैं कि हम सब मिल के यूनाइट हो के काम करें जम्मू कश्मीर के लिए। क्योंकि एक क्या होता है कि जब मैं बोल रहा हूँ, इरफान साहब बोल रहे हैं, सैम बोल रहा है, आदिल बोल रहा है, या बाकी जो एक्टिविस्ट है हमारे, शेख ज़फ़र है, उसके बाद और भी 2-4 नाम जो हैं, तो नाम बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जितने भी नाम हैं, तो अगर ये सारे अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो आवाज़ जो है ना, वो एक जगह नहीं है, एक जगह उसको लाना है, उस आवाज़ को एक जगह लाना है। कहते हैं ना 5 उंगलियां, एक उंगली में इतनी जान नहीं होगी, जब ये 5 बराबर हो जाएंगी, फिर 5 जब बराबर करते हैं ना, तो ये मुक्का बन जाता है। इसको पंजाबी में मुक्का बोलते हैं हमारी भाषा में। तो फिर हम जब मुक्का मारेंगे ना किसी को, जो हमारे दुश्मन होंगे जम्मू कश्मीर के दुश्मन को, तो जब हम मुक्का मारेंगे ना, तो उसको पता लगेगा हाँ अब आया कोई हमारा बाप। तो जब तक हमारी उंगली एक एक रहेगी ना, मतलब एक एक हम रहेंगे, तो हर आदमी ना उठाता है उसको। मुक्का किसको मार रहा है? पुराने पॉलिटिशियंस को मार रहा हो सकता है नहीं बता दीजिए। मैंने बोला उनको भी है, उनको तो मुक्का मार रहे हैं ना, हम डेली मार रहे हैं। मैं तो डेली मारूंगा। वो गैंग है, वो पॉलिटिशियन थोड़े हैं, वो कंपनियों के कोई मैनेजर है, कोई
डायरेक्टर है, कोई एम्प्लॉय है, वो कंपनियाँ चला रहे हैं, वो सियासत नहीं कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में। अभी हमारी एक बच्ची 2 दिन से एक स्टोरी आप देख रहे हैं, एसिड अटैक हुआ, तो अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, उसके परिवार को हिम्मत दे। हम कल भी गए, आपने भी उसको कवर किया। अब देखिए वहाँ कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ़ साहब, अभी सुना मैंने शायद हॉस्पिटल से आए हैं, 3 दिन के बाद प्रेशर पड़ा शायद, वो भी गए थे अभी, चलो अच्छी बात है। उसके बाद सजाद लोन साहब, ये तमाम जो पॉलिटिशियन से 2-3 दिन से खामोश थे, शायद अब मेरा इंटरव्यू जब आपके साथ है तो अब 72 घंटे के बाद वो बोलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सवाल उठने लगे, सब पूछ रहे हैं ट्विटर पे, भाई ये क्यों नहीं बोल रहे? वो इसलिए नहीं बोल रहे कि उनको वोट बैंक का कोई फ़ायदा इससे मिल नहीं रहा। वो वहाँ अपना ट्वीट करते हैं, वहाँ अपनी आवाज़ उठाते हैं जहाँ उनको वोट बैंक का फ़ायदा दिखता है। तो ये वो लोग हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये तजारत करते हैं। आप कहेंगे ना, हमेशा हम एक चीज़ कहते हैं कि भारत सरकार ने ये कर दिया कश्मीर में, भारत सरकार ने जुल्म कर दिया, आय हाय 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 भारत सरकार ने जुल्म कर दिया। भैया मैं ये पूछ रहा हूँ 87 के बाद आज दिन तक भारत में अगर कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में किसकी सरकार थी? स्टेट में तो हमारे लोग थे, हमारे नेता थे, हमारे लोग थे, चाहे अब्दुल्ला थे, चाहे मुफ्ती थे, चाहे अल्ताफ़ हारी या सजाद गनी लोग, यही लोग सियासत करते थे। तो यही तो लोग थे ना जम्मू कश्मीर में। तो मुझे बताइए, अगर आपको दिल्ली कुछ दे रहा था जम्मू कश्मीर के लिए, फ़ायदे की चीज़ जब वो दे रहा था तब वो आप लेते नहीं थे, जो नुकसान की चीज़ दे रहा था जम्मू कश्मीर को वो आप लेते थे। मान लो नुकसान की चीज़ क्या, वो अफसा दे रहे थे, आप लेके आ रहे थे। वो PSA दे रहे थे, आप ला रहे थे। वो सेडिशन दे रहे थे, आप ला रहे थे। वो UAPA दे रहे थे, आप ला रहे थे। किस लिए ला रहे थे ये बताइए? आपका मानना है कि इन लोगों उन चीज़ों के सफ़ीर बने थे? बिल्कुल, ये मतलब डाकिया होता है ना कि वहाँ से एक लेके आना चिट्ठी, वे वही लाया करते थे ये। आप एक बात याद रखिएगा, मकबूल बाट साहब की बात करें या अफजल गुरु साहब की बात करें, इन दोनों को भारत सरकार ने फांसी दी, ठीक है। CM कौन होता था यहाँ जम्मू कश्मीर में? किसके साइन चाहिए तो होता था फांसी के टाइम? और ये कहते थे हमें तो पता ही नहीं है। ये झूठ होता है, सब कुछ इनको पता होता है। कांग्रेस के दौरान फांसी लगी, सरकार यहाँ किसकी रही? नेशनल कॉन्फ्रेंस की। क्या आज हम इनको ये हिसाब नहीं पूछ रहे भैया कि तुम बताओ जो बड़ी बड़ी जो बातें करते हो, चाहे वो फांसी की बात हो, चाहे बाकी कश्मीर के जितने नहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम हो, जो कब्रिस्तान भारत दिए अपने कश्मीर के, क्या तुम्हारा रोल कोई नहीं उसमें? होम तुम्हारे पास था, यहाँ 370 था ना उस टाइम, यहाँ 370 था कश्मीर में, होम इनके पास था, ला इनके पास था, सब कुछ इन्हीं के पास था, CM इन्हीं का था, चाहे वो उमर साहब हों, चाहे वो आज़ाद साहब हों, चाहे वो मुफ्ती साहब हों, ठीक है, यही CM आते थे। बाकी ये अल्ताफ़ साहब, ये सजाद गनी लोन, ये मिनिस्टर होते थे, चेलेज बाटे इनके। तो ये सारे मिलजुल के ही तो लॉ बनाते थे हमारे लिए, और यही तो पावर देते थे पुलिस को। आज ये पुलिस के ऊपर रोते हैं जी पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वहाँ गलत कर दिया, पुलिस ने ये कर दिया। तो भाई पुलिस को इतना सर पे चढ़ाया किसने था? पुलिस को इतनी पावरें दी किसने हैं? जो पुलिस आज आपके ऊपर, मेरे ऊपर UAPA लगा सकती है, सेडिशन लगा सकती है, PSA लगा सकती है, तो ये देने वाला कौन था? किसने इनके हाथ मजबूत किए? लेजिस्लेशन। बिल्कुल सरकारों ने, ठीक है, जो सरकार में थे, जो सत्ता में थे, उन्होंने तो पुलिस को मजबूत किया। आज अगर पुलिस को आपने मजबूत किया, अगर आपने आवाम को मजबूत किया होता, आपने जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम को मजबूत किया होता, तो आज पुलिस इस तरीके के साथ काम नहीं करती, वो ला को देख के करती। आज जो भी आपने काले कानून बनाए, पुलिस उसी का तो इस्तेमाल कर रही है ना। पुलिस भी तो घर से नहीं ला रही ना, जो आपने लाया वो पुलिस इस्तेमाल कर रही है। वकार भाई, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, वैसे आप पिछले 2 साल से चल रहे हैं ऐसे नंगे पाँव, तो अपने पैरों का भी ख्याल रखें, पाँव का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपकी ज़रूरत है कौम को। क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे? बस एक बात तो ज़रूर कहूँगा, आपने बोला पाँव की ज़रूरत है, मुझे इस जम्मू कश्मीर की ज़रूरत। ये कदम जो है ना, ये कदम जो है, ये बिल्कुल आपकी बात इंसाफ के लिए आपने उठाए हैं। मैं बोल रहा हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़िक्र की और मैं इसकी कदर करता हूँ और सलाम करता हूँ आपको। और लेकिन एक बात इसके साथ मैं ये भी जोड़ दूँगा कि जम्मू कश्मीर को जैसे मेरी ज़रूरत है, ऐसे आपकी भी ज़रूरत है और आने वाले हमारे बच्चों की भी ज़रूरत है। तो अगर जम्मू कश्मीर बचा रहेगा, अगर जम्मू कश्मीर इसी तरीके से जैसे आज चल रहा है, इससे अगर हम लड़ेंगे नहीं, बाहर नहीं निकालेंगे और जम्मू कश्मीर को एक पीसफुल रियासत नहीं बनाएंगे, जम्मू कश्मीर से गोली को नहीं भगाएंगे, क्योंकि गोली को भगाना है, गोली में कश्मीरी मर रहा है, गोली उधर की चले
या गोली इधर की चले, मरता मेरा कश्मीरी है। जब भी कुछ होता है जेल में मेरा कश्मीरी जाता है, कोई दिल्ली वाला इस्लामाबाद वाला नहीं जाता। जब भी कोई मुसीबत उठती है मेरे कश्मीर के लिए उठती है, मेरी रियासत के लिए उठती है। आज मेरी रियासत 5 टुकड़ों में है, लद्दाख बन गया इससे, उस पार कश्मीर है, गिलगित है, चाइना के पास है। तो एक बहुत बड़ी रियासत को आपने 5 टुकड़ों में बांट लिया है। हर एक का एक अंग जिस्म का, कोई उस पार है, कोई उधर है, कोई इधर है, सब बिखरे हुए पड़े हैं। इन बिखरों को एक जगह लाना, इस गुलदस्ते को फिर वापस बनाना, ये जम्मू कश्मीर को वापस बनाना, इस गुलदस्ते को अगर वापस बनाना है तो अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। चाहे वो कुर्बानी आपकी जान से हो, चाहे वो आपके पाँव कट जाएं, चाहे आपकी गर्दन कट जाए, बट जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए हम किसी भी हद से क्रॉस जाएंगे। और मैं अपना वादा ज़रूर दूंगा कि वक़ार अज भट्टी, उसके पाँव उखड़ जाएं, इन्फेक्शन हो जाए, कैंसर हो जाए, हाथ कट जाएं, जान चली जाए, लेकिन मैं ये लड़ाई कभी नहीं रोकूंगा। और इस लड़ाई को तब तक जारी रखूंगा जब तक ह्यूमन राइट वायलेशन यहाँ ख़त्म नहीं होगी, जब तक PSA, UAPA, सेडिशन जैसे काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक हमारे तमाम निहत्तों को जेलों से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक इस लड़ाई को मैं बंद नहीं करूँगा। चाहे मेरा कोई साथ दे, चाहे ना दे, मुझे उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल उस रब की, उस रब्बुल आलमीन की ज़रूरत है। और जब तक मेरे साथ वो है, दुनिया की कोई सुपर पावर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे फिर वो मोदी साहब हों, इमरान साहब हों, उमर साहब हों, अब्दुल्ला, मुफ्ती, अपनी पार्टी, अल्ताफ़ बहारी, PC, जो भी हैं, सबके नाम इसलिए लेता हूँ मैं कि कोई ये ना पीछे उनका वर्कर किसी का बोल दे भैया ये इसका है। भाई मैं किसी का नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, एक नबी का उम्मती हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, और इस आवाम का बेटा हूँ, इसका भाई हूँ, इसका बच्चा हूँ, और मैं किसी का नहीं हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार अज भट्टी साहब। तो बात कर रहे थे वक़ार अज भट्टी, और वक़ार अज भट्टी ने आज एक नारा दिया कि इस पार वालों सुन लो, उस पार वालों सुन लो, ज़मीनों से मोहब्बत करने वालों सुन लो, कम से कम आज इंसानों से भी मोहब्बत करना सीख लो। ये वक़ार अज भट्टी ने आज नंगे पाँव चल के गुज़िश्ता 2 सालों से लगातार आज उन्हें एक आवाज़ बुलंद की कि इस पार जो कहते हैं लेंगे, उस पार जो कहते हैं लेंगे, लेकिन अगर आपको लेने की ज़रूरत है तो कश्मीर की आवाम को लेने की ज़रूरत है। कम से कम इंसानों का ख्याल रखें, जंगल राज को नाफिज। जी बात ये कह दूंगा, जो कहते हैं इस पार भी लेंगे, उस पार भी लेंगे, मैं उन सब से ये कहूँगा भाई लेना छोड़ो, देना सीखो। उस पार वाले भी बोले नहीं हम देंगे कश्मीर को, इस पार वाले भी बोलेंगे हम देंगे कश्मीर को। भैया लेना छोड़ दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेना छोड़ दो, देने की गेम शुरू करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत